चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स। पूरी फार्माकोलॉजी में हम बहुत सारी न्यूरोट्रांसमीटर्स देखते हैं, तो एक छोटे से लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कवर हो जाएं। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जो कि जब नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है, तो उसके बाद ये वेसिकल्स में सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो उसके बाद ये वेसिकल में से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। कहाँ पे रिलीज होते हैं? जंक्शन में। उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में, जहाँ पे इनका रिसेप्टर होता है, वहाँ पे ये लगते हैं। उसके बाद ये अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही सारे हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो रहे हैं। ठीक है, इवन मैं ये हाथ भी मूव कर रही हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ, ठीक है, तो ये सारी किसकी वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से। ठीक है, अगर इनकी रिलीज एक्सेस में हो जाए या डिक्रीज हो जाए इनकी रिलीज, तो बहुत सारी डिजीज़ को ये स्टार्ट करते हैं। तो इनका बैलेंस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसके अंदर सारे आएंगे। और इधर है सेकंड हमारा न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स। अगर हम स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आ गया? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में आपके अमाइनो एसिड्स आ गए। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड में आपके दो में हम डिवाइड कर देते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, इनहिबिटरी। आगे न्यूरो ट्रांसमीटर, इधर भी सेम है, न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें जो एक्साइटेटरी में आपके कौन कौन से आ जाते हैं वो लिखते हैं, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। ठीक है, और इनहिबिटरी में आपको पता होगा गाबा, और सेकंड आपका आ जाता है ग्लाइसिन। ठीक है, देन थर्ड हम देखें तो हमारे बायोजेनिक अमाइंस होते हैं। बायोजेनिक अमाइंस जस्ट क्या है? जो आपका अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड आपको पता है, ठीक है, यही इसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये ग्रुप हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं अमाइनो एसिड की, तो आपको बायोजेनिक अमाइंस मिलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं वो देखें तो आपका नोरेपिनेफ्रिन, मतलब लिख देती हूँ कैटेकोलामाइंस, समझ जाओगे, कैटेकोलामाइंस। ठीक है, नोरेपिनेफ्राइन, एपिनेफ्राइन, डोपामीन, सेरोटोनिन। टर्न बाय टर्न हम देखेंगे बीच में क्या है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके जो एटीपी होते हैं, एटीपी एंड प्यूरिन्स, एटीपी एंड अदर प्यूरिन्स, ये भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, ये भी क्या है? आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। देन उसके बाद लास्ट में आपका कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO, ये भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। और अब हम न्यूरोपेप्टाइड्स की बात करें,
इसके अंडर जो आपके आ जाते हैं, बताऊंगी मैं क्या क्या है, ठीक है। तो एनकेफेलिन, डायनोरफिन, एंडोर्फिन एंड यहाँ पे आपका सब्सटेंस पी, ठीक है, सब्सटेंस पी। आई थिंक सारे कवर हो गए हमारे। ओके, अब हम देखते हैं टर्न बाय टर्न। सबसे पहले तो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन आ जाता है। आपने देखा होगा हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या है, एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन जो है ये क्या क्या एक्शंस करता है, ये तो हमने चैप्टर में देख ही लिया था, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जो है ये पैरासिम्पैथेटिक के आपके अंडर आता है। ये क्या करता है, हार्ट रेट डिक्रीज करता है जब आप रेस्ट की पोजीशन में होते हो, ठीक है। हमने देखा था रेस्ट एंड डाइजेशन की प्रोसेस में जब आप रिलैक्सेशन कर रहे होते हो तो उस टाइम सारे जो फंक्शन हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, वो कौन कर रहा है, एसिटाइल कोलिन कर रहा है। अगर एसिटाइल कोलिन की बात करें तो ये किस तरीके से मतलब ये सिंथेसाइज होता है और उसके बाद वेसिकल में सिंथेसाइज और स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद जब नर्व इम्पल्स आती है तो उसके बाद कैल्शियम ट्रिगर करता है और ये रिलीज हो जाता है एंड अपने रिसेप्टर के साथ लग के अपना एक्शन शो करता है। एसिटाइल कोलिन किस टाइप के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो ये बाइंड होता है आइनोट्रोपिक के साथ भी, ठीक है। रिसेप्टर टाइप अगर हम इसकी देख लें, रिसेप्टर टाइप, तो ये आइनोट्रोपिक के साथ भी बाइंड होता है और सोडियम की एंट्री करवाता है, ठीक है। और सेकंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ भी बाइंड होता है। एक चीज है, जब ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तब इसका हमें एक्साइटेटरी एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे एसिटाइल कोलिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये एक्साइटेशन करवाता है। जब ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ लगेगा तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, ठीक है, एक्साइट होगा। और अगर ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ लगेगा तो ये इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, ठीक है। हमने एसिटाइल कोलिन में देखा है कि कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, कहीं पे रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है। तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर में इसका स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन का काम होता है, ठीक है। तो वो एक्शन किस वजह से आ गया, क्योंकि ये आइनोट्रोपिक के साथ लगा है, ठीक है। और हम देखें हार्ट रेट को ये डिक्रीज करवा रहा है, ठीक है। तो इसका ये एक्शन किस चीज़ पे डिपेंड है, तो ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ लगा है तो इनहिबिटरी एक्शन इसने शो किया और हार्ट रेट को डिक्रीज कर दिया इसने। मेटाबोट्रोपिक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जब आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है डायरेक्टली अपना एक्शन शो नहीं करते, ठीक है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है सेकेंडरी मैसेंजर की, ठीक है। जैसे सेकेंडरी मैसेंजर हमारा CAMP था, ठीक है, और वो क्या कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन करके पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा था और इसके एक्शन को शो करवा रहा था। ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। अब बात आती है कि एसिटाइल कोलिन को एक एंजाइम है जो इसे तोड़ता है, डिग्रेड करता है, इसकी जो रिलीज है, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है उसे डिक्रीज करता है। तो वो कौन सा एंजाइम है आपको पता ही होगा। तो वो जो एंजाइम है जो इसे डिग्रेड करता है वो है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है, किस किस में, एसीटेट में एंड कोलिन में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। नाउ मूव अहेड, हम देखते हैं अमाइनो एसिड में हमारे कौन कौन से है, ठीक है। ये मैं रब कर रही हूँ। इसमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, ठीक है। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट दोनों क्या करते हैं, ठीक है, ये आपके वही आइनोट्रोपिक इन नेचर है। इनका जो रिसेप्टर जिस रिसेप्टर के साथ लगते हैं, ठीक है, वो आइनोट्रोपिक है, मतलब ये आयंस चैनल्स को ओपन करते हैं, ठीक है। आपके जो सोडियम आयंस चैनल्स है उसे ओपन करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर।
दूसरी तरफ अगर हम देखें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, अगर आप लोकेशन की बात करते हो तो आपका जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है, ठीक है, और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका सीएनएस में ही होता है, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, गाबा की फुल फॉर्म क्या है? गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, है ना, ये है। गाबा और ग्लाइसिन क्या करते हैं? ये भी आयनोट्रोपिक इन नेचर ही है, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ लगते हैं, और ये जब लगते हैं आयंस के साथ तो ये क्या करते हैं, जो आपका एक्शन नॉर्मली ये कंडीशन होती है हमारा रेस्टिंग स्टेट पे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। गाबा क्या करेगा? क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देता है और अंदर जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अंदर अब क्लोराइड आयंस आपके भर गए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो ये हाइपर पोलराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता ही है कि ये एनेस्थीसिया वगैरह का मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनहिबिटरी एक्शन करते हैं। हम इनहिबिटरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे आप जितनी मर्जी मतलब बाहर से स्टिमुलाई दे दो, उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई सेंस नहीं होने वाला, तो ये इनहिबिटरी एक्शन करे। दूसरी तरफ एक्साइटेटरी एक्शन है, ठीक है। देन आगे बढ़े, बायोजेनिक अमाइंस, इसमें हमारे आ जाते हैं कैटेकोलामाइंस। मैंने बताया जब अमाइनो एसिड में से, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है तो हमें मिलते हैं बायोजेनिक अमाइंस, जिसके अंडर है कैटेकोलामाइंस, ठीक है। नॉर्मली कैटिकोल का स्ट्रक्चर पता ही होगा आपको, ठीक है। अगर हम देखें तो ये कैटिकोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसकी अमाइन डेरिवेटिव क्या हो गए? कैटेकोलामाइंस हो गए। तो नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये इसके अंडर आ जाते हैं। जो नोरेपिनेफ्रिन है इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में? अराउजल इफेक्ट होता है, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो इसका भी एक्साइटेटरी ही एक्शन है, जो आपको ड्रीमिंग होती है, ठीक है, जो हमारी नींद को तोड़ती है, हमारी बॉडी में एक अराउजल इफेक्ट लेकर आता है, तो वो काम कौन कर रहा है? नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन का भी सेम ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें डोपामिन, जो आपका डोपामिन है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में? ठीक है, ये आपके जो इमोशंस हैं उसके लिए है, ठीक है, इमोशन के लिए। और दूसरा जो आपको प्लेजर आता है, ठीक है, जो फीलिंग आती है प्लेजर वाली, वो भी डोपामिन से रिलेटेड है। और तीसरा कि जो एडिक्शन है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो अल्कोहल को हो, किसी ड्रग्स को लेकर हो, स्मोकिंग को लेकर हो, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? डोपामिन। बहुत खतरनाक है डोपामिन, है ना। ये तो बैलेंस होना ही चाहिए। हमने देखा है कि अगर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है हमें? डोपामिन और एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है स्केलेटल मसल मूवमेंट। ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, ये किसकी वजह से? डोपामिन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर इसका लेवल कम हो जाए तो क्या हो जाता है? डिस्काइनेसिया, मतलब जो मूवमेंट है आपकी वो स्लो डाउन हो जाती है, और ये सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पार्किंसनिज्म में। अगर डोपामिन का लेवल राइज हो जाए तो क्या होता है? तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। राइज हो जाए तो भी क्या होता है? न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। तो क्या राइज होता है? आपका शाइजोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं डोपामिन के साथ, आपकी इमोशन को, एडिक्शन को और प्लेजर चीज़ों को ये कंट्रोल करता है डोपामिन। नेक्स्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? सेरोटोनिन क्या है? केमिकली देखिए, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है। ये क्या करता है? आपका जो सेंसरी परसेप्शन आ रहा है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलाई आती है और जो सेंसरी जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो उस टाइम वर्क करते हैं ना, आगे नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, तो जो सेंसरी परसेप्शन है वो आपका सेरोटोनिन करता है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, उसे भी रेगुलेट कौन करता है? सेरोटोनिन करता है, ठीक है। आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, कभी आप खुश हो जाते हो, कभी आप दुखी हो जाते हो, जो ये मूड स्विंग्स आते हैं ये भी सेरोटोनिन से रिलेटेड है, ओके। और आपका जो ये जो स्लीप पैटर्न है, ये जो स्लीप पैटर्न नहीं बोलूँगी, वो एक सर्काडियन रिदम में आ जाता है, तो मतलब आपको जो स्लीप इंड्यूस कराता है, ठीक है, तो वो भी कौन है? सेरोटोनिन है। कितनी सारी चीज़ें कर रहा है सेरोटोनिन। तो क्यों
क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर? आपकी एक एक चीज़ जो डेली लाइफ में हो रही है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए, है ना, अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हो, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। देन उसके बाद ये हो गया आपका कैटेकोलामाइंस। अब मूव करते हैं एटीपी एंड अदर प्यूरिन्स। हम बोलेंगे कि हमने तो देखा नहीं एटीपी न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, तो क्या होता है आपके जो नोरेपिनेफ्रिन या एसिटाइलकोलिन आपका जब रिलीज होता है उसके टाइम उनके साथ एटीपी भी रिलीज होता है, ठीक है। तो समहाउ इसका भी क्या एक्शन हुआ, एक्साइटेटरी एक्शन हुआ एटीपी का भी, ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी। और एक बात थी इसमें जो छूट गई कि नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये जो कैटेकोलामाइंस हैं इनकी डिग्रेडेशन कौन करता है, ये भी आपको पता ही होगा, डिग्रेडेशन कौन करता है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। ये कैटेकोलामिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एंड मोनोमाइन ऑक्सीडेज ये क्या करते हैं, इन कैटेकोलामाइंस को तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं और इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ थी। उसके बाद एटीपी में बात करें, अगर आपकी एएमपी, एटीपी या एडीपी कोई भी ले लो, ये आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ओके। देन नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड, ये मैं रब कर देती हूँ साथ साथ में, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ये क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम इसका जो एक्शन देखने को मिला था वो 1987 में साइंटिस्ट ने देखा कि एक फैक्टर है जो उन्हें देखने को मिला, किसमें, इसका नाम क्या पड़ा, एंडोथीलियल ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर बोल सकते हो, ठीक है। क्या है, एंडोथीलियल ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर, ठीक है। एंडोथीलियल से आपको आई थिंक सो पता ही होगा कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या लगे साइडों पे इनके लगा होता है, ये आपका एंडोथीलियल है, ठीक है। तो आपकी ये जो एंडोथीलियल सेल है ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाते हैं, उसकी वजह से रिलैक्सिंग की बात हो रही है, रिलैक्सिंग मतलब ये डायलेट करवा रही है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वेजो डायलेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड अपना इफेक्ट शो करता है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये आपके ब्रेन में तो CNS PNS में तो प्रेजेंट होते ही है, ठीक है। उसके अलावा आपके एड्रिनल ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है। अगर उसके अलावा भी हम बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके, हमने नाइट्रिक ऑक्साइड में देख लिया कि PNS CNS एड्रिनल ग्लैंड में ये सब में हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है और ये डायलेशन एक्शन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी सिंथेसिस और स्टोरेज की बात देखें तो बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर थे हमने देखा कि ये वेसिकल में स्टोर हो रहे थे और उसके बाद ये रिलीज हो रहे थे, पर ये ऐसा नहीं है, ये ऑन डिमांड ही आपका रिलीज होता है। जब बॉडी ने डिमांड किया, ठीक है, उस टाइम पे ये रिलीज होता है और ये सिर्फ बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, वो है ओनली फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और डीएक्टिवेट मेटाबोलाइट्स बना देता है, ठीक है। तो 10 सेकेंड के लिए ये अपना एक्शन शो करता है और ये जो एक्शन शो करता है हमें पता है वेजोडाइलेशन। और एक इसका जो मेन फंक्शन है वो ये कि जो हमारी नर्व होती है, ठीक है, वो पेनिस में जाती है और वहाँ पे भी आपका ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो हम बोलते हैं कि जो पेनिस इरेक्शन होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। वो क्या करता है, पेनिस की जो ब्लड वेसल्स है डायलेट कर देता है और आपका जो ब्लड का फ्लो है पेनिस में इंक्रीज हो जाता है और आपका पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है, एग्जैक्टली। तो जो मेल्स में प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसका लेना देना इस नाइट्रिक ऑक्साइड से ही है, ठीक है। जब इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं हो पाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ही एक ड्रग आती है सिल्डेनाफिल, तो वो क्या करती है, सिल्डेनाफिल नाइट्रिक ऑक्साइड को
इंक्रीज कर देती है और उसकी वजह से वो क्या करती है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है उसे क्योर कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं आपकी काम आती हैं बॉडी में। नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमने बात की नाइट्रिक ऑक्साइड की। ठीक है, और ये आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और ये तो लाफिंग गैस होता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को जो एंजाइम बनाता है वो कौन सा एंजाइम है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये इसकी सिंथेसिस करता है। तो समहाउ कितना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, इसका जो अमाउंट है इससे रिलेटेड है। अगर आपका ये एंजाइम अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड भी अच्छा खासा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी सेम ही काम है, ये वेजोडाइलेशन ही करता है। ठीक है, हम इतना इसका हमने कॉलेज में इतना इसका काम नहीं देखा है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, वेजोडाइलेशन करता है और कहा जाता है कि इसका ऑल्फैक्टरी में, ठीक है, आपके जो स्मेल वाली चीज़ है, ठीक है, उसमें लर्निंग में, मेमोरी में, इंसुलिन के रिलीज में और इवन की एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड समहाउ रिलेटेबल होता है। ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशन होती है किस किस चीज़ में, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट तो हमें पता ही है वेजोडाइलेशन, ओके, सेकंड एंटी इन्फ्लामेटरी लिख दें, एंटी इन्फ्लामेटरी, थर्ड लर्निंग या फिर आप बोलो मेमोरी में, फोर्थ ऑल्फैक्टरी सेंसेस, ठीक है, इन सब में इसका काम होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स क्या है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से न्यूरो वर्ड लिया गया है। पेप्टाइड क्या है, आपके प्रोटीन प्रेजेंट है और वो पेप्टाइड बोन से लिंकेज है। ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 to 40 जो अमाइनो एसिड्स है वो लिंक्ड है। इनमें जो हमारे आ जाते हैं एनकेफेलिन, डायनोरफिन, एंडोर्फिन, ठीक है, एंड सब्सटेंस पी भी है। इसमें देखा गया कि साइंटिस्ट ने देखा कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ओपियोइड रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है ना। हम जानते हैं ओपियोइड्स क्या है, एनाल्जेसिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो एडिक्टिव इन नेचर होते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है हमारी बॉडी में ही है, एंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर है, इनके बिहाफ पे हम मेडिसिन बनाते हैं, है ना, कि इनके जैसा वो काम करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही देखा कि अगर हमारी बॉडी में ओपियोइड रिसेप्टर है तो कहीं ना कहीं ओपियोइड जैसा काम करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रेजेंट होंगे। तो वो थे हमारे एनकेफेलिन, डायनोरफिन, एंडोर्फिन। ठीक है, ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। ठीक है, जो पेन को ठीक करते हैं, पेन रिलीवर। ठीक है, अगर आपको पता है एनकेफेलिन का देखोगे तो ये मॉर्फिन से 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। तो सोच लो कितना मतलब ये बॉडी को रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में पेन वगैरह होता है तो ये ऑटोमेटिक ही रिलीज होते हैं और उसके बाद ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद इसका यूज़ भी किया गया है। ठीक है, चाइनीज़ मेडिसिन थेरेपीज़ में इनका यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि फाइन नीडल्स होती हैं, उन फाइन नीडल्स को एक स्ट्रेटेजिक वे में, ऐसे नहीं कि कहीं भी चुभा दिया, ठीक है, एक फाइन स्ट्रेटेजिक वे में चुभाया जाता है। ठीक है, नीडल्स को, और उसके बाद क्या होता है, ये जो आपके हैं एनकेफेलिन, डायनोरफिन, एंडोर्फिन बॉडी में रिलीज होते हैं। उसके बाद जो इंसान को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, जितनी मर्जी पेन हो वो दूर हो जाती है। ठीक है, ये नेचुरल वे है। ठीक है, एक्यूपंक्चर जो तरीका है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में हमारा आ जाता है सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी से आप याद कर लो कि पेन से रिलेटेड है। जब आपकी बॉडी में पेन होता है तो उस टाइम सब्सटेंस पी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पेन से रिलेटेड है। ये जो एनकेफेलिन, डायनोरफिन, एंडोर्फिन है, ये सब्सटेंस पी के एक्शन को
इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये 4 न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। आपको पूरी फार्माकोलॉजी में ये ओवरऑल ये ही न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलेंगे, इनके ही एक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर था ये अच्छे से होप सो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको फार्माकोलॉजी में ड्रग के एक्शन आ जाए, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, समहाउ हिंट मिल जाएगा कि क्या एक्शन होने वाला है। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी आपको स्टिल डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी।